आदाब, मैं हूं काजी इरफान। गजा पट्टी में पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में कम से कम 34 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। इजरायली टैंक इनक्लेव के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में घुस गए हैं। उत्तरी गाजा के बेत हनौन में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 24 लोग शहीद हो गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। मध्य गाजा में नुसेरात शरणार्थी शिविर में एक घर पर एक और हवाई हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। गाजा पर 14 महीने से इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल के इन हमलों में अब तक 44,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मुकदमे में पहली बार कोर्ट में पेश हुए और गवाही दर्ज कराई। नेतन्याहू इजराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है। रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात का नेतन्याहू पर आरोप है। अब नेतन्याहू को हफ्ते में 3 बार कोर्ट में गवाही देनी होगी। अब तक नेतन्याहू गाजा, लेबनान और सीरिया में युद्ध की वजह से बचते चले आ रहे थे और नेतन्याहू को अदालत में पेश होने से मोहलत मिल रही थी, लेकिन अब नेतन्याहू को कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। जब अदालत में कार्रवाई चल रही थी, तब कोर्ट के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारी जमा होकर गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लगभग 100 लोगों की रिहाई के लिए बातचीत को तेज करने की मांग कर रहे थे। नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता हैं, जो कि 2009 से लगातार इजराइल की सरकार चला रहे हैं। इजराइल ने सीरिया में कई सेना के ठिकानों पर बमबारी की है। इजराइल का कहना है कि यह बमबारी इसलिए की जा रही है ताकि सीरिया के हथियार गलत हाथों में ना पड़ जाएं। सीरियाई सेना के अधिकारियों ने इन हवाई हमलों को अब तक का सबसे भारी हवाई हमला बताया है, जिसमें सीरिया भर में सैन्य प्रतिष्ठानों और एयरबेसों को निशाना बनाया गया है। दर्जनों हेलीकॉप्टरों और जेट विमानों को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही दमिश्क और उसके आसपास रिपब्लिकन गार्ड की संपत्ति भी नष्ट कर दी गई है। उधर सीरिया की राजधानी में बशर अल असद की सरकार जाने के बाद पहली बार बैंक फिर से खुले और लोगों ने भी कामकाज शुरू किया। दुकानें फिर से खुलनी शुरू हो गई हैं। सड़कों पर यातायात फिर दिखने लगा है और सड़क पर सफाई कर्मी सफाई करते हुए नजर आए। इन चीजों को सामान्य जीवन को बहाल करने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा सकता है। ईरान ने कहा है कि ईरान सीरिया की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। ईरान ने सीरिया के क्षेत्रीय अखंडता और उसके लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए तेहरान के समर्थन की पुष्टि की है। ईरान का कहना है कि सीरिया के साथ ईरान के संबंध सम्मान, एकता, राष्ट्रीय संप्रभुता और सीरिया के क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि केवल सीरिया के लोग ही अपने देश का भविष्य तय कर सकते हैं। गौरतलब है कि 8 दिसंबर को दमिश्क पर हमला करने के बाद सीरिया के विद्रोही लड़ाकों ने घोषणा की कि उन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर ने कहा है कि सीरिया में बशर अल असद के पतन के बावजूद क्षेत्र में ईरान का प्रभाव कमजोर नहीं हुआ है और ईरान की शक्ति कम नहीं हुई है। ईरान और रूस ने 2011 में सीरिया के गृह युद्ध के शुरू होने के बाद से सैन्य सहायता, लोगों और हवाई शक्ति के साथ असद के शासन को सहारा दिया था। तेहरान ने अपने सहयोगी को सत्ता में बनाए रखने के लिए सीरिया में अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को भी तैनात किया था। माना जा रहा है कि बशर अल असद की सरकार जाने से क्षेत्र में ईरान का प्रभाव कम हुआ है। तो ये थी मिडल ईस्ट की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।